Hello students, today we will talk about non-metal and metals. It is a very important chapter of class 8. Today we will discuss about it. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है, उसकी क्या फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे फिज़िकल प्रॉपर्टी हम लोग जानेंगे मेटल के बारे में। तो मेटल जो रहते हैं वो हमेशा है जो सॉलिड स्टेट में ही पाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग आयरन हो गया, एलुमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे के सारे हैं जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। बट ओनली मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और जबकि नॉन मेटल क्या रहते हैं, सॉलिड स्टेट और लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, नॉन मेटल है जो कि गैस स्टेट में पाए जाते हैं। फिर हमारा कार्बन हो गया, कार्बन से जो कोयला बनता है, कोयले को भी हम लोग देखते हैं कि वो सॉलिड स्टेट में रहता है, बट इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उससे करंट है जो फ्लो नहीं हो पाता, इसीलिए उसको नॉन मेटल की कैटेगरी में रखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके कलर के बारे में जानते हैं। तो मेटल्स में एक ख़ास किस्म की कलर पाई जाती है और काफ़ी ज़्यादा चमकीला होता है, जबकि नॉन मेटल में कोई ख़ास किस्म का कोई चमक नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है अपीयरेंस। अपीयरेंस में से मेटल किस कंडीशन में पाया जाता है और उसकी क्या मतलब कलर से रिलेटिव चीज़ होते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मेटल जो रहते हैं उसमें ख़ास किस्म की प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसको हम लोग मेटालिक लस्टर कहते हैं। मेटालिक लस्टर दैट मीन्स उसमें एक ख़ास किस्म की शाइनिंग रहती है, शाइनिंग आते रहता है। जैसे कि हम लोग गोल्ड को देख लेते हैं या फिर सिल्वर को देख लेते हैं, एलुमिनियम को देखते हैं, ये सब क्या होता है, ख़ास किस्म का चमक उससे निकलते रहता है। जबकि नॉन मेटल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, नॉन मेटल में कोई ख़ास चमक नहीं पाया जाता। हार्डनेस, मेटल के बारे में जानते हैं कि मेटल काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहता है एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ये एक सॉफ्ट मेटल है जिसको आसानी से है जो चाकू से काटा जा सकता है, नाइफ से काटा जा सकता है। बट अदर मेटल जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, इन सब को हम लोग चाकू से नहीं काट सकते। इन्हें काटने के लिए स्पेशल टूल्स की ज़रूरत होती है। आगे बढ़ते हैं, मेलेबिलिटी के बारे में जानते हैं। तो मेटल में है जो मेलेबिलिटी की भी फैसिलिटीज़ पाई जाती हैं। मेलेबिलिटी दैट मीन्स अगर हम लोग उसको हैमर से हिट करते हैं तो वह है जो थीन शीट में कन्वर्ट होता चला जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि लोहे को अगर लगातार हथौड़े से अगर पीटा जाए तो वो थीन शीट में कन्वर्ट होता चला जाता है। तो मेटल जैसे कि एलुमिनियम, आयरन, सिल्वर, इन सब को हम लोग पीट पीट के एक शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट नॉन मेटल को ऐसा नहीं किया जा सकता। नॉन मेटल बोले तो हम लोग देख सकते हैं, जैसे कार्बन ले लेते हैं, कोयले को ले लेते हैं। कोयला भी एक तरह का क्या होता है, नॉन मेटल होता है। उसको जैसे हम लोग हथौड़े से मारेंगे वो टूट जाता है, ना कि वो फैलता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी दैट मीन्स कन्वर्टेड इनटू अ थिन वायर। मेटल्स को है जो हम लोग थिन वायर में एक पतले से तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कॉपर का तार होता है, आयरन का तार होता है, गोल्ड का भी तार होता है, फिर सिल्वर का भी तार होता है। तो ये सब क्या होता है, मेटल से ही हम लोग मेटल को है जो हम लोग धीरे धीरे करके उसको खींच करके है जो तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर नॉन मेटल में डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। दैट मीन्स नॉन मेटल को हम लोग खींच करके तार में नहीं कन्वर्ट कर सकते। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। तो हम सभी लोग जानते हैं कि मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉन मेटल इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल में क्या होता है कि आसानी से है जो करंट वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट फॉलो हो सकता कर सकता है, जबकि नॉन मेटल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। नॉन मेटल में करंट है जो पास नहीं करता है और ना ही उसमें हीट पास होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में बताते हैं। जैसे कि जानते हैं कि मेटल की जो डेंसिटी होती है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि मेटल्स के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अटैच किए रहते हैं, मतलब वो क्लोजली पैक रहते हैं। एक ख़ास किस्म का फोर्स जिसको हम लोग कोहेशन फोर्स या फिर इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से मेटल के पार्टिकल्स जो रहते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अटैचेबल रहते हैं, जबकि नॉन मेटल में ऐसा कुछ नहीं होता। तो मेटल में जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। इसी वजह से मेटल की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, जबकि नॉन मेटल की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा लो हो जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सोनरिटी। सोनरिटी दैट मीन्स मेटल्स को जैसे हम लोग किसी चीज़ से हिट करते हैं तो उसमें ख़ास किस्म की आवाज़ जनरेट होती है ना। जैसे मेटल, जैसे कि हम लोग लोहे या फिर एलुमिनियम, इन सबको अगर हैमर से हिट करते हैं तो उसमें ख़ास किस्म की आवाज़ निकलती है।
जबकि नॉन मेटल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो हम लोग अभी मेटल और नॉन मेटल का जितना भी फिज़िकल प्रॉपर्टी था उसके बारे में डिस्कशन कर चुके। अब हम लोग मेटल्स के केमिकल्स प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। तो कहा जाता है कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑल मेटल कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड विच आर जनरली बेसिक इन अ नेचर। तो यहाँ बताया जा रहा है कि कोई भी मेटल को जब हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो हमेशा मेटल ऑक्साइड ही बनता है, और ये जो भी मेटल ऑक्साइड बनते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल में दिया हुआ है, सोडियम और ऑक्सीजन को जब हम लोग रूम टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि एक बेसिक कैरेक्टर का रहता है। सिमिलरली अगर मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, वो भी है जो बेसिक कंडीशन में ही पाए जाते हैं। रिएक्शन विद वाटर, तो कहा जाता है कि जब भी हम लोग किसी भी मेटल को जब हम लोग वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो हमेशा है जो हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट होता है, मतलब हाइड्रोजन गैस निकलता है। जैसे यहाँ इक्वेशन में हम लोग देख पा रहे हैं कि सोडियम और वाटर को रिएक्ट करवाया जा रहा है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट मीन्स एक तरह का बेस रिलीज़ होता है प्लस हाइड्रोजन गैस भी रिलीज़ हो रहा है। सिमिलरली आयरन को भी जब हम लोग सुपर स्टीम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, जो कि एक तरह का बेस रहता है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज़ होता है। और प्लस कुछ ऐसे मेटल है जो वाटर से रिएक्ट नहीं करते, जैसे यहाँ बताया जा रहा है एक्सेप्शन में कि कॉपर है जो वाटर से कभी भी रिएक्ट नहीं करता किसी भी टेम्परेचर पे। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ एसिड। तो किसी भी मेटल को हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि आखिर जो मेटल है वो कौन से एसिड से रिएक्ट करता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या फिर डाइल्यूट एसिड। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड दोनों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वैसे एसिड को कहते हैं जिसमें एसिड की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा रहती है और वाटर कम मिला रहता है, मतलब एसिड ज़्यादा रहता है और वाटर कम मिलाते हैं तब वो जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और डाइल्यूट जस्ट इसका उल्टा होता है, इसमें वाटर ज़्यादा मिला दिया जाता है और एसिड कम रहता है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, डाइल्यूट एसिड कहते हैं। तो मेटल, बहुत सारे मेटल जनरली 90% जो मेटल रहते हैं हमेशा डाइल्यूट एसिड से ही रिएक्ट करते हैं। जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि मैग्नीशियम जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब गर्म करता है या फिर रिएक्शन होता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, जो कि एक तरह का सॉल्ट है प्लस हाइड्रोजन गैस भी निकलता है। जिंक के बारे में भी देख सकते हैं कि जिंक भी क्या होता है, डाइल्यूट एसिड से, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब रिएक्शन करता है तो जिंक क्लोराइड बनता है, जो कि एक तरह का सॉल्ट है प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। उसी तरह से कॉपर को भी देखा जा रहा है कि कॉपर भी है जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होता क्योंकि कॉपर हो गया, फिर गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब ज़्यादा स्टेबल मेटल नहीं होते, जिसकी वजह से ये ज़्यादातर रिएक्शन नहीं करते। रिएक्शन विद बेस, तो इसमें बताया जा रहा है कि जब भी किसी मेटल को हम लोग किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है और एक ख़ास किस्म का साउंड, जो पॉप साउंड जिसको कहते हैं, वो एक तरह का साउंड वहाँ से निकलता है। जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि एल्यूमिनियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड। आखिर हम लोग बेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो बेस है, तो अगर किसी कंपाउंड में अगर OH लास्ट में जुड़ा रहता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को देख पा रहे हैं, इसमें NaOH लिखा हुआ है, OH लास्ट में जुड़ा हुआ है, तो अगर OH जुड़ जाता है तो वो बेस कहलाता है। तो एल्यूमिनियम को अगर हम लोग किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है। जैसे यहाँ देख पा रहे हैं कि एल्यूमिनियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म कर रहे हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट बन रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रहा है। उसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शन में दिखाया जा रहा है कि जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं तो यहाँ भी सोडियम जिंकेट रिलीज़ हो रहा है, जो एक तरह का सॉल्ट होता है, हार्मफुल सॉल्ट रहता है, उसको खाने में इस्तेमाल नहीं करते, और प्लस हाइड्रोजन गैस भी रिलीज़ होता है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक मेटल जो रहता है वो दूसरे मेटेलिक कंपाउंड को रिप्लेस करके अपना जगह वहाँ पे बना लेता है। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि आयरन एक तरह का मेटल रहता है, वो है जो कॉपर सल्फेट। देख पा रहे हैं कि कॉपर सल्फेट, इसमें एक दूसरा मेटल अटैच किया हुआ कॉपर, ये इसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। कौन रिप्लेस करेगा, तो आयरन। आयरन क्या करता है, कॉपर का जगह ले लेता है। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आयरन जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है और कॉपर को हटा करके आयरन खुद वहाँ जुड़ करके आयरन सल्फेट बनाता है, प्लस कॉपर को है जो वहाँ पे बाहर निकाल देता है। इस तरह से बहुत सारे कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जिसमें से एक मेटल जो रहता है वो दूसरे मेटालिक कंपाउंड को रिप्लेस करके अपना जगह वहाँ पे बना लेते हैं।
तो ये थे सारे के सारे जो भी हम लोगों ने अभी स्टडी किए, वो मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ थे। अब हम लोग नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर भी यही होता है, जैसे कि हम लोग मेटल्स के बारे में पढ़े थे कि मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। नॉन मेटल भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। जैसे यहाँ रिएक्शन में देख पा रहे हैं कि फास्फोरस को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड बना रहा है। एक और रिएक्शन देखा जा रहा है कि फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड ही बना रहा है। तो फास्फोरस हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, एक तरह का मेटल होता है, और ओ लास्ट में जुड़ा है, दैट मीन्स ऑक्साइड हो गया। तो दोनों कंडीशन में ऑक्साइड ही बन रहा है, दैट मीन्स नॉन मेटल का एक ऑक्साइड बन रहा है। सिमिलरली सल्फ़र भी क्या होता है, एक तरह का नॉन मेटल ही होता है, येलो कलर का पाया जाता है, और ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसीलिए सल्फ़र को है जो नॉन मेटल की कैटेगरी में रखा गया है। तो सल्फ़र को भी हम लोग ऑक्सीजन के साथ हम लोग जब बर्न करते हैं तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनता है, जो कि एसिडिक कैरेक्टर का रहता है। आप सभी को याद रखना है कि जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटालिक ऑक्साइड बनाता है, जो कि एक बेसिक कैरेक्टर का होता है, जबकि नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है और वो एसिडिक कैरेक्टर का रहता है। दैट मीन्स वो एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक बोले तो अगर इसका स्मेल या फिर ये गैस अगर किसी तरह से ओरली अगर हमारे अंदर चला जाता है सांस के ज़रिए तो हम लोग को एसिडिटी फील होता है। जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड अगर हमारे अंदर किसी तरह से ब्रीथिंग के ज़रिए अगर वो गैस अगर हमारे अंदर चला जाता है तो एसिडिटी जैसा फील होता है, इसीलिए सल्फ़र डाइऑक्साइड एक तरह का एसिडिक गैस होता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर। तो नॉन मेटल कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, याद रखना है। मेटल है जो वाटर के साथ रिएक्ट करता था और है जो हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर रहा था, जबकि नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है, कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होता। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड। नॉन मेटल भी किसी तरह का डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। रिएक्शन विद बेस, यहाँ भी बताया जा रहा है कि नॉन मेटल कभी भी किसी भी बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है। जैसे हम लोग मेटल्स के बारे में पढ़े थे कि मेटल बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करता है, पर नॉन मेटल ऐसा कुछ भी नहीं करता। नॉन मेटल कभी भी किसी भी बेस से रिएक्ट नहीं करता। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो जैसे कि हम लोग मेटल में हम लोग देखे थे कि एक मेटल क्या करता है, दूसरे मेटल को रिप्लेस करके अपना जगह बना लेता है। सिमिलरली नॉन मेटल में भी वैसे होता है। नॉन मेटल में भी क्या होता है कि एक जो नॉन मेटल रहता है वो दूसरे नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स को रिप्लेस करके अपना जगह वहाँ पे बना लेता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ एग्जांपल में दिया हुआ है कि पोटेशियम ब्रोमाइड, जिसको KBr कहते हैं, वो क्लोरीन गैस से रिएक्ट करता है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों एक तरह से क्या है, हैलोजन कंपाउंड है, और पोटेशियम जो है वो एक तरह से नॉन मेटल है। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि जो के जो था असल में पोटेशियम जो था वो ब्रोमीन के साथ जुड़ा हुआ था। प्रोडक्ट में देख पा रहे हैं कि जो पोटेशियम है वो असल में क्लोरीन के साथ आकर के जुड़ गया है। दैट मीन्स यहाँ पर भी क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहे हैं। तो फिर से एक बार हम लोग इसका डिफरेंस को जानेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि कंपैरेटिव केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, क्या क्या उसकी कंपैरेटिव प्रॉपर्टी है। जैसे यहाँ पर दोनों तरफ सेम ही, जैसे कि मेटल और नॉन मेटल में सिमिलर केमिकल रिएक्शन होते हैं, मतलब दोनों तरफ एक ही जैसा प्रॉपर्टीज़ होते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जैसे मेटल क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा मेटालिक ऑक्साइड बनाता है। नॉन मेटल भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाता है। रिएक्शन विथ वाटर, तो यहाँ बोल रहा है कि एक्टिव मेटल ही जो रहते हैं, कुछ एक्टिव मेटल जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब एक्टिव मेटल हैं। ये सब क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और उस मेटेलिक का हाइड्रोक्साइड रिलीज़ करते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। बट अगर हम लोग जैसे कि हम लोग अनस्टेबल मेटल को देख पाते हैं, जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब अनस्टेबल मेटल होते हैं, वो जनरली वाटर से रिएक्ट नहीं करते। उसी तरह से नॉन मेटल भी क्या होता है, वाटर से रिएक्ट नहीं करता। मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को। रिएक्शन विथ एसिड, तो मैंने बताया था कि कुछ ही मेटल जो रहते हैं वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते हैं। पर नॉन मेटल में कोई भी नॉन मेटल जो रहता है, ना ही वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से रिएक्ट करता है, ना ही वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है।
फिर मेटल के बारे में बताया था कि मेटल है जो बेस से रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। नन मेटल बेस से रिएक्ट करवा के हमेशा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही बनाता है। यहाँ हम लोग कुछ कॉमन यूजेस ऑफ नन मेटल के बारे में जानते हैं, जैसे कि कार्बन के बारे में जानते हैं कि कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इट इज़ यूज्ड इन अ मेकिंग ज्वेलरी। जो डायमंड हम लोग देख पाते हैं, डायमंड असल में कार्बन का ही एक प्रूफ रहता है, वो कार्बन से ही बना रहता है। और डायमंड का इस्तेमाल हम लोग जानते हैं कि ज्वेलरी वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। फिर ग्लास कटिंग करने के लिए भी इसी का इस्तेमाल होता है, डायमंड्स का भी इस्तेमाल होता है। ग्राफाइट भी जानते हैं, वो भी कार्बन का बना रहता है, जिसका इस्तेमाल पेंसिल के लीड के फॉर्म में होता है। प्लस बैटरी के अंदर भी कार्बन रॉड का इस्तेमाल होता है। सल्फ़र के बारे में जानते हैं कि ये जो गन पाउडर आता है, जो गन पाउडर बनाने के लिए सल्फ़र का इस्तेमाल होता है। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए भी सल्फ़र का इस्तेमाल होता है। फास्फोरस जैसे कि इसका इस्तेमाल है जो ज़्यादातर है, जो रैट पॉइज़न मतलब चूहे को मारने वाली जो दवा होती है वो फास्फोरस का ही बना रहता है। बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स को बनाने के लिए फास्फोरस का इस्तेमाल होता है। मैच स्टिक जो माचिस जो रहता है वो भी फास्फोरस से ही बना रहता है। प्लस कुछ फायर क्रैकर्स भी आते हैं जो पटाखे रहते हैं, वो भी फास्फोरस के ही बने रहते हैं। ऑक्सीजन के बारे में तो हम सभी लोगों को मालूम है कि ऑक्सीजन का क्या क्या इस्तेमाल होता है। तो कंबशन करवाने के लिए ही ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, बगैर ऑक्सीजन का कोई भी चीज़ है जो जल नहीं पाता। और प्लस रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हर लेवल ऑर्गेनिज्म के ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन का इस्तेमाल है जो बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अमोनिया गैस बनाने के लिए, नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल होता है। क्लोरीन का इस्तेमाल ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। वाटर प्योरिफिकेशन के लिए भी क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए। प्लस है जो वेजिटेबल घी जो रहता है वो भी हाइड्रोजन गैस के ज़रिए ही बनता है। हाइड्रोजनेशन करवा के ही वेजिटेबल्स घी, जिसको हम लोग डालडा कहते हैं, वो बनाया जाता है। आयोडीन का इस्तेमाल है जो कॉमन सॉल्ट को आयोडनाइज करवाने के लिए किया जाता है। प्लस एंटीसेप्टिक के फॉर्म में भी आयोडीन का इस्तेमाल होता है।